यूट्यूब के हमारे सभी मित्रों को नमस्कार। मेरी और राजीव गुप्ता की ओर से सभी साथियों का स्वागत है हमारे इंडियन अचीवर के इस नए एपिसोड पर। आज की परिचर्चा का हमारा विषय है नेपाल, चीन और भारत के बदलते व्यावसायिक, राजनीतिक एवं व्यापारिक संबंध। हमारे आज परिचर्चा में भाग लेने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं नेपाल से, जिनका नाम है श्री भरत रिजाल। भरत रिजाल पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। लगभग 22 साल से वो काठमांडू में रहते हुए अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और नेपाल सरकार के अनेक बड़े कमेटीज के सदस्य रहे हैं। विशेष तौर पे एफडीआई में और इंटरनेशनल टैक्सेशन में उनका बहुत काम है। बहुत सारे यादें जुड़ी हैं मेरी पर्सनली रिजाल जी के साथ। 90 के दशक में पहली बार काठमांडू से बस में आते हुए रिजाल जी से मुलाकात हुई थी और तब से ये संबंध निरंतर बना रहा। बहुत अच्छे संबंध रहे हैं भारत और नेपाल के शताब्दियों से। रोटी और बेटी का संबंध मैं इसे कह सकता हूँ। लाखों नेपाली भारत में रह के काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, सेना तक में हैं और इसी तरह लाखों की तादाद में भारतीय नेपाल में जाते हैं। हिंदू धर्म का एक बड़ा मंदिर है वहां, आस्था का केंद्र है पशुपतिनाथ, उसकी यात्रा पे जाते हैं। पर विगत कुछ समय से राजनीतिक बदलाव के चलते हुए दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन आया। आज हम उन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो रिजाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार। मेरी तरफ से भी विजय गौड़ साहब को और राजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, और सारे हमारे दर्शक वृंद जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार जी। धन्यवाद। तो रिजाल जी, आपसे पहला प्रश्न है कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आप किस तरह की गतिविधियों में वहां संलग्न हैं और क्या स्थिति है आपकी नेपाल के व्यापारिक एवं राजनीतिक जगत में? कितना दखल है आपका उन सब चीजों में? धन्यवाद गौड़ साहब। मैं नेपाल में एज अ चार्टर अकाउंटेंट प्रैक्टिस करता हूं और हमारा अपना पार्टनरशिप में एक फॉर्म है और हम बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एडवाइजरी का काम करते हैं नेपाल में। उसमें हम लीगल, टैक्सेशन और ये जो एफडीआई रिलेटेड इश्यू होती है उसमें डील करते हैं, एडवाइस करते हैं विदेशी क्लाइंट्स को। और इसके अलावा हम नेपाल में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, विभिन्न नाम दिए जाते हैं, तो आईटी सिक्योरिटी में बेसिकली काम करते हैं। और नेपाल में हमारा राजनीतिक संबंध हर एक पार्टी से होता है, क्योंकि बिजनेस में हम सबसे जुड़े हुए होते हैं, हर बिजनेसमैन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है, क्योंकि हम अपना बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस रन कर रहे हैं। तो हमारा फोकस पूरा का पूरा अपने काम में है, काम पे है। ओके। रिजाल जी नमस्कार। आपने कहा कि आपका फोकस आपके काम पर है, लेकिन आप राजनीति में हर पार्टी से भी जुड़े रहते हैं और आपकी एक्टिविटीज ऐसी हैं कि आप हर नेपाली से भी जुड़े रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, नेपाल से भी आप पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और नेपाल को भारत ने हमेशा अपने छोटे भाई की तरह माना है, पूरा प्यार दिया है। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि नेपाल आजकल चीन की तरफ झुक रहा है और भारत को थोड़ा साइडलाइन कर रहा है? हाँ, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे काफ़ी इंडियन फ्रेंड्स भी हैं। जब उनसे मैं मिलता हूँ तो वो भी ये क्वेश्चन पूछते हैं मुझे। लेकिन इसके लिए थोड़ा-सा कुछ साल पहले का नेपाल भारत जो संबंध है या नेपाल चीन का जो संबंध था उसमें जाना होगा। हमारा सदियों से पुराना संबंध है।
और इंडिया और नेपाल का तो विशेष संबंध है, वो इस कारण से कि हमारा अपना सांस्कृतिक, धार्मिक या आध्यात्मिक रिलेशंस भी बहुत पहले से है। और हम करीब-करीब 1800 किलोमीटर का हमारा जो बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का, वो ओपन बॉर्डर है। नेपाल और इंडिया के बीच में रोटी-बेटी का भी संबंध है। और नेपाल और इंडिया एक आपस में पब्लिक को आने-जाने में कोई पासपोर्ट का इश्यू नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पासपोर्ट दिखाना नहीं पड़ता। और हमारा जो व्यापारिक काम के लिए समुद्र से जो एक्सेस है वो इंडिया से ही होता है। और हमारा जो इंडिया और नेपाल का करेंसी का जो एक्सचेंज है वो फिक्स रेट है, पेग्ड है इंडियन करेंसी से नेपाली करेंसी। तो ये सारे चीज ऐसे है, इससे क्या लगता है कि नेपाल और भारत वर्ल्ड में सबसे क्लोजेस्ट नेबर है, सबसे नजदीक के नेबर है। और इंडिया से हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन 1947 से स्टार्ट हुआ था, 76 इयर्स पूरे हो चुके हैं। और चाइना से भी हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1955 से है, तो 68 इयर्स पूरा हो गए। और नहीं रिजाल साहब, लेकिन चाइना तो सबके रिश्तों में ऐसे ही दखल देता है और वो धीरे धीरे सब रिश्तों की परिभाषा बदल देता है। ये तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? जी, ऐसा है। नेपाल से हमारा जो बिजनेस का रिलेशंस है वो करीब 2000 साल पुराना है। आप देखेंगे तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ये चीज उल्लेख किया गया है। और ये डॉक्टर श्रीराम बालासुब्रमण्यम जी ने भी ये चीज मेंशन किया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नेपाल और इंडिया के बिजनेस रिलेशन के बारे में तो 2000 साल पुराना है। और उस टाइम हम उलन के प्रोडक्ट और ये जो वास्तुकला के प्रोडक्ट होते थे वो चीज हम एक्सपोर्ट करते थे। 1500 साल पुराना करीब हमारा चीन से भी संबंध है, स्पेशली तिब्बत के साथ। तो बाद में थोड़ा सा पहले जितना हमारा डिपेंडेंसी इंडिया के साथ था, ट्रेड में हो, पॉलिटिक्स में हो, वो थोड़ा सा स्विच ओवर हुआ है अभी। पॉलिटिक्स में स्पेशली 1990 के बाद जब नेपाल में ये मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया और ये 2005-2008 के बाद फिर कंट्री को रिपब्लिक बना दिया गया। और 2015 में हमारा जो नया संविधान जारी हुआ, तो उस टाइम इंडिया में गवर्नमेंट कांग्रेस आई का गवर्नमेंट था। और अभी ये बीजेपी का, मोदी जी का गवर्नमेंट आने के बाद थोड़ा सा संबंध फिर सुधरने लगे हैं। लेकिन बीच में थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया का नेपाल में ज्यादा हो गया। और नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उसका मेन रीजन इंडिया का इन्फ्लुएंस है। उस टाइम का जो हम बात करते हैं भरत जी कि किसका इन्फ्लुएंस है। एक बात बताइए, चाइना की तरफ जो ये झुकाव है कई जगह पे नजर आता है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल पोखरा का एयरपोर्ट का है। अब तो मैंने खबर ये सुनी कि पोखरा एयरपोर्ट में जो धांधली हुई है उसको लेके नेपाल सरकार ने कोई ऑडिट भी करवाने का निर्णय लिया है। बाकी तो आप बताएंगे डिटेल क्या है। जी, इस तरह के जो काम है वो चीन ने बहुत सारे देशों में किए हैं। श्रीलंका का हम्बनटोटा या फिर पाकिस्तान या फिर अफ्रीका के देश। जो चाइना की ये नीति है कि पहले कर्ज दो और फिर कर्जदार बना के उनको लूटो, ये स्थिति अब नेपाल के साथ होती जा रही है। पोखरा एयरपोर्ट वाला मैं डिटेल पढ़ रहा था। रही बात लैंडलॉक्ड कंट्री है नेपाल और पारंपरिक संबंध तो भारत से हैं ही और लगभग हर चीज भारत की और वो साझा ही है, जाती हैं यहाँ से सारी चीजें, यहाँ प्रोडक्शन होता है। पर आप एक बात बताइए कि क्या नेपाल इस बात पे सीरियसली विचार कर रहा है कि भाई जो चाइना की पॉलिसी है उसके रहते बाद में कैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं नेपाल के लिए भी और भारत के लिए भी एक सुरक्षा की स्थिति खड़ी हो सकती है?
जी, गौर साहब ऐसा है, पहले जैसे नेपाल में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता था, उसमें सबसे टॉप में इंडिया था। इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट नेपाल में सबसे ज़्यादा होता था। अब धीरे-धीरे क्या हुआ, इंडिया ने नेपाल में इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम कर दिया और पिछले 10 सालों में चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। तो अभी नेपाल का डेटा देखेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट में करीब-करीब 40% से ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है और 30% से कुछ ज़्यादा 32-33% इंडियन इन्वेस्टमेंट है। दोनों कंट्री का मिला के हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 75% से ज़्यादा एफडीआई ये 2 कंट्री से आती है। अब वर्ल्ड के करीब-करीब 35% पॉपुलेशन ये 2 कंट्री में है और वर्ल्ड के बिग इकोनॉमी है दोनों कंट्री। और हमारे लिए तो ये दोनों कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन हो पॉलिटिकल या बिजनेस में तो अच्छा ही होता है, हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रोग्रेस नहीं कर पाए। उसका मेन रीजन ये है कि पिछले 33 सालों में हमारे देश में 27 बार प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, तो टोटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और जी। धीरे-धीरे इंडिया का इन्वेस्टमेंट कम हो गया, चाइना का बढ़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से भी ट्रेड में या इन्वेस्टमेंट में चाइना का इन्फ्लुएंस थोड़ा बढ़ता दिखाई देता है। लेकिन जो पोखरा एयरपोर्ट वाली बात है या भैरवा एयरपोर्ट वाली बात है, दोनों एयरपोर्ट में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट है जी। और दोनों एयरपोर्ट नहीं चल पा रही है, अभी खाली है, कुछ फ्लाइट हुए उसके बाद नहीं चले। उसमें 2 रीज़न है, एक तो वो एयरपोर्ट जहाँ बनाना था, नहीं था, ये अच्छी तरह स्टडी नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा जो भैरवा एयरपोर्ट के लिए हवाई उड़ान के लिए जो क्लीयरेंस चाहिए वो इंडियन साइड से अभी तक नहीं मिल रहा है, उसमें कुछ सिक्योरिटी के रीजन है इंडिया की तरफ से भी, तो इसलिए नहीं चल पा रहे और मेरे ख्याल में अगर नहीं चले तो वो दोनों एयरपोर्ट का इन्वेस्टमेंट लॉस में जाएगा। जी। लेकिन इसको हम हम्बन-टोटा से कंपेयर नहीं करते क्योंकि हम्बन-टोटा का डिफरेंट स्टोरी है, हमारा डिफरेंट स्टोरी है और नेपाल में जो दोनों का लोन तो वही है ना, वहाँ भी लोन पे ही है वो सारा और नेपाल में भी लोन पे ही है ये सारा खेल और उसका ये तो एक टेक्निक तो है ही ना, आप इस बात को मानेंगे कि बहुत सारे देशों में ऐसा हो रहा है, कोई एक स्थिति आपके साथ तो नहीं हो रही है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो बहुत सारी कंट्रीज़ में इस तरह का लोन चाइना देता है और बाद में फिर अगर लोन रीपे ना किया जाए, तो वो स्थिति खराब हो जाती है। जी, अफ्रीका का क्या है सर, अफ्रीका कॉलोनाइज़ कंट्री है, अफ्रीकन मेंटालिटी क्या है कि वेस्टर्न कंट्री से वो थोड़ा डरते हैं अब, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री से कॉलोनाइज़ था पहले, तो चाइना के साथ जुड़े रहने में वो खुश होते हैं, इसलिए वो चाइना का इन्वेस्टमेंट अफ्रीका की तरफ ज़्यादा है। हमारे नेपाल में क्या है, जो या तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए आते हैं चाइनीज़ कंपनी और छोटे-मोटे बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट है रिसेंटली और जी। बाद में आके अभी 2-3 सालों से अगर देखें तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट हाइड्रो में काफ़ी ज़्यादा हो गया और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हाइड्रो सेक्टर में घटता जा रहा है। रीज़न ये है कि इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिसी ये है नेपाल में कि नेपाल में कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर चाइनीज़ का है या कोई भी कंपनी में कंस्ट्रक्शन का काम अगर चाइनीज़ ने किया है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है इंडिया नहीं खरीदेगी नेपाल से। नेपाल से अभी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट होता है इंडिया में, तो इंडिया नहीं खरीद रही है, तो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट करने में डर रहे हैं। अभी भी करीब-करीब 6000 मेगावाट से ज़्यादा कैपेसिटी के प्रोजेक्ट्स नेपाल में इंडियन इन्वेस्टमेंट के साथ या तो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है या जी। तो एग्रीमेंट हो चुकी है या एमओयू हो चुकी है और बीआरआई का भी नेपाल मेंबर हो चुका है, साइन किया है, लेकिन बीआरआई के अंडर में अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट नेपाल में नहीं आया और एक पैसे भी नेपाल गवर्नमेंट ने नहीं लिया और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जी, राजीव जी। ओके, ओके। रिजाल जी, आपने तो बहुत
अच्छे ढंग से समझाया हमें। लेकिन एक मेरा थोड़ा-सा एक सवाल है भारत के व्यापारियों को लेकर, क्योंकि हमारी उनसे काफ़ी बातचीत होती है। तो वो कहते हैं कि उनके मन में ना हमेशा नेपाल के लोगों के प्रति एक संशय सा रहता है। चाहे वो मामला पेमेंट का हो और चाहे वो समय पर भुगतान ना करने का हो, और या फिर ये कह लो कि अब आज राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए चीन के दखल की बात हो। तो उसके बारे में कुछ इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं भारतीय व्यापारियों को कि वो नेपाल के साथ सामान देने में, बेचने में या व्यापार करने में थोड़ा-सा हिचकिचा रहे हैं। इसकी वजह कुछ बताएँगे, ऐसा क्यों है नेपाल में, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? क्या ये सही बात है? ऐसा है, ऐसा सही बात नहीं है सर ये, क्योंकि जितना भी हमारा बिज़नेस है, फॉरेन बिज़नेस ऑलमोस्ट करीब-करीब 80% बिज़नेस इंडिया के साथ ही होता है हमारा, और हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो भी 70% से ज़्यादा इंडिया में ही होता है। तो इंडिया हमारा सबसे बड़ा बिज़नेस पार्टनर है, और इंडिया ने, जैसे मैंने बताया, कोई भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हो, चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट हो, वो सामान खरीदना या बिज़नेस नहीं करता, बल्कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बिज़नेस पार्टनर है चाइना। इंडिया चाइना के साथ तो खुद बिज़नेस कर लेता है, लेकिन नेपाल में जो इन्वेस्टमेंट है वो उनके साथ टच नहीं होता। और नेपाल में जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जो एक्सप्लोसिव मटेरियल होती है, वो हाइड्रो कंस्ट्रक्शन के लिए हो या ये टनल के लिए हो, रोड के लिए हो, वो सारा एक्सप्लोसिव इंडिया से आता है। और इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा पॉलिसी बनाया है कि अगर वो कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार, जो कंट्रैक्टर अगर चाइनीज है, तो एक्सप्लोसिव मटेरियल भी नहीं देता। ऐसे कई प्रोजेक्ट अड़के पड़े हैं नेपाल में, और देखिए बिजनेस भरत जी देखिए, भारत का ऐसा हम नहीं, हमें सोचना चाहिए। एक तो भारत बहुत बड़ा देश है और जी, अपनी भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है भारत की। अब मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। आपने जो बात कही उस नजरिए से, कभी-कभी स्थितियां दूसरी तरह होती हैं। अभी पिछले दिनों भारत ने एक निर्णय लिया कि वो शुगर के एक्सपोर्ट पे, भारत जो है दुनिया का शायद दूसरे नंबर का शुगर प्रोड्यूसर है। एक्सपोर्ट। जी, तो शुगर के एक्सपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई हम एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं। बट सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री, नेपाल के लिए एक्सपोर्ट होगा, पर 2 लाख टन जो है वो माल जाता था हर साल। उन्होंने कहा भाई ये काट के हम 25% काट देंगे हम इसमें से, क्योंकि शुगर का प्रोडक्शन की प्रॉब्लम इंडिया में हो रही थी और अपनी जो खपत है उसकी दिक्कतें आ रही थी। आप इस बात का विश्वास करिए कि ये सब करने के बावजूद भी शुगर का प्राइसेस इंडिया में अभी तक भी स्टेबल नहीं हो पाए हैं। इसके ऊपर जो रिएक्शन था, जो कि पहले कभी नहीं होता था नेपाल के द्वारा, वो रिएक्शन ये था कि ठीक है, आप अगर चीनी देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम पाकिस्तान से ले लेंगे। तो जो ये पॉलिटिकल स्थिति है, ये लोगों को थोड़ा-सा दुःख देने लगी है। वो कहते हैं भाई पाकिस्तान ही क्यों, फिर सारी दुनिया पड़ी है, आप कहीं से इंपोर्ट कर लो, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आदमी, एक देश जो हमारा एक, वो कहना नहीं चाहिए पर एक दुश्मन देश होता जा रहा है, वहां से ही क्यों? तो ये एक मनमुटाव की स्थिति देखने को नजर आ रही है। ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पर ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सर ऐसा है, इसमें हमारे पाकिस्तान के साथ ऐसा मतलब बहुत ही कम बिजनेस होता है पाकिस्तान के साथ, जी। और ज़्यादातर चाइना और इंडिया के साथ ही होता है, और उससे थोड़ा आगे जाए तो बांग्लादेश या पाकिस्तान ही नज़दीक की कंट्री होगी। और नेपाल में क्या है, थोड़ा-सा पब्लिक मेंटालिटी एंटी इंडियन कब डेवलप हुआ, जब हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के रिलीज़ हुआ, इंडिया में भी गवर्नमेंट चेंज हुआ, ये सब रीजन से नाकाबंदी कर दिया गया नेपाल में। इंडिया से जितने भी सामान आते थे, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से लेकर बाकी जो कंज्यूमेबल गुड्स है, वो सारे बंद हो गए। तो यहाँ की परिस्थिति थोड़ा बिगड़ गई थी। उसके उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा पब्लिक में सेंटिमेंट एंटी इंडियन टाइप का थोड़ा सा डेवलप हुआ है। और जब भी इंडिया से कोई भी सामान आना हो और इंडिया किसी भी रीजन से रोके, या तो
प्रोडक्शन कम हो गया या डोमेस्टिक कंजम्पशन में ही यूज करना हो, वो चीज नेपाली पब्लिक को समझ में नहीं आती कि किस वजह से रोका है। उनको इतना समझ में आता है कि इंडिया से आने वाला सामान या माल रोक दिया गया, तो उससे क्या होता है, इंडिया ने जानबूझ के रोका है। अब मैंने तो नहीं सुना है कि पाकिस्तान के साथ लेंगे या ऐसा कुछ, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान से, ब्राजील से या ये गल्फ कंट्री से कहीं ना कहीं से सामान आ जाता है। अगर इंडिया से जब सप्लाई कम होती है तो हो सकता है कहीं इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसी बात हुई होगी, लेकिन मेरी नॉलेज में पाकिस्तान से चीनी रिजाल साहब मेरा बड़ा सीधा आंखों में आंखें मिला के सवाल है आपसे, ये आप सीधे सीधे भारत पर आरोप लगा रहे हैं क्या? नहीं, मैं भारत पे आरोप क्यों लगाऊंगा? ये तो आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, जो इधर का मतलब रियलिटी है वो मैं आप लोगों को कम से कम जानकारी। तो ये क्या नेपाल सरकार की भी सहमति है क्या आपके विचारों में? मेरे विचार में नेपाल सरकार की सहमति नहीं होगी, क्योंकि सरकार जैसे फ्रीली हम बोल सकते हैं ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशन में ऐसे नहीं बोलते, लेकिन ये जरूर है बीच में संबंध बिगड़ा था। ये जब किंगडम से रिपब्लिक में गए तो अब थोड़ा सा कोर्स करेक्शन के रास्ते में है नेपाल भी और इंडिया भी। तो मेरे ख्याल में बहुत ही जल्दी ये संबंध धीरे धीरे फिर पुराने जो स्टेज था उसमें आ जाएगा। एक बात बताइए, मतलब हम थोड़ा सा उससे हट के बात करें, व्यापार से थोड़ा सांस्कृतिक या धार्मिक दृष्टि की बात भी कर लें। एक विशेष समुदाय ने इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर नेपाल की साइड में एक बहुत बड़ा आयोजन किया अभी पिछले दिनों। उसका मतलब विदेशों से भी लोग आ रहे थे उसमें। वो अब मैं पढ़ रहा था कि अब तो टोटल पॉपुलेशन मुस्लिम्स की 15 लाख के करीब है नेपाल में, जो पहले प्रीडोमिनेंटली एक हिंदू कंट्री था। वो तो अच्छी बात है, चलिए। तो वो जो बहुत बड़ा जमावड़ा था उसको बैन कर दिया नेपाल की सरकार ने, और उनको कहा भाई आप अपने तंबू वंबू ये उखाड़ लीजिए एक दिन में। और मैंने वो विजुअल्स भी देखे। क्या स्थिति है इस तरह के धार्मिक चीजों को लेके, क्या स्थिति है? सर क्या है कि जैसे जब नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, उसको सेकुलर बना दिया गया, तब से नेपाल में अभी भी आज के डेट में भी 82% से ज्यादा हिंदू है नेपाल में। और मेरे ख्याल में मुस्लिम का तो 5% है और क्रिश्चियन है 2% करीब। बाकी बुद्धिस्ट का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है 8-8.5% का। तो नेपाल में क्या हुआ, जब से सेकुलर बनाया गया नेपाल को, उसके बाद ये धर्म परिवर्तन का लहर चल गया। तो बाकी जो धार्मिक समुदाय है वो हिंदुओं को और धर्म में कन्वर्ट करने लग गए, और गवर्नमेंट भी कमजोर हो गया, रोक नहीं पाया। तो फिर पब्लिक जो हिंदूवादी है या हिंदू को मानते हैं वो फिर आगे आने लगे। और अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो काफी जगह में नेपाल में प्रदर्शन होती है हिंदुइज्म के लिए, और सब लोग चाहते हैं कि नेपाल फिर से हिंदू राज्य बन जाए। क्योंकि जब नेपाल को चेंज किया गया था हिंदू से सेकुलर कंट्री में, तो उस टाइम ना तो कोई जनमत संग्रह हुआ, ना कोई पब्लिक का ओपिनियन लिया गया। ऐसा ही एजेंडा आया संसद में, सबने ताली पीटी और रिपब्लिक बना दिया गया। तो उससे लोग गुस्से में है और लोग अभी भी चाहते हैं कि नेपाल हिंदू राज्य बने। चलिए ठीक है। तो ठीक है रिजाल जी, आपने तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमें, और हमें खुद भी काफी चीजों का नहीं पता था। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए, और हम कोशिश करेंगे कि आपसे संपर्क में रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।